हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ वेबसाइट लेआउट का डिजाइन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बेसिक वेबसाइट लेआउट। तो आज हम लोग बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन किया जाता है। हाँ, मैं आप लोग को एक बार और बता दूं कि मैंने अभी तक सीएसएस के जितने भी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताया है, मैं सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके इस वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। स्क्रीन पे आप लोग एक वेबसाइट का लेआउट देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो डिजाइन है बिल्कुल बेसिक तरीके का डिजाइन है, बेसिक तरीके से बनाया हुआ है। और इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने HTML वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक सिर्फ यहाँ पे div का यूज किया है, जिसमें मैंने नाम लिखा है, इसका जो क्लास है उसका नाम मैंने कंटेनर लगाया हुआ है। और मैंने एक CSS का भी पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने अभी कोई CSS नहीं लिखा हुआ है। जो कंटेनर का क्लास लगाया हुआ है फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि 2-3 और डिव ले लेती हूँ। ये जो कंटेनर वाला डिव है इसी को 5 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है। और मैं क्या करूँगी, अब सबका नाम चेंज कर दूंगी। तो फर्स्ट वाले में मैं लिख रही हूँ हेडर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबके नाम मैंने चेंज कर दिए हैं। पहले वाले का नाम मैंने हेडर, उसके बाद एक मेनू का, उसके बाद कंटेंट, फिर इमेज और फिर फुटर। यहाँ पे जो हेडर का मैंने क्लास बनाया हुआ है इसके अंदर मैं लिख दूंगी सिंपली लोगो। यहाँ पे जो मेनू है, मेनू के लिए मैंने इवेल और li का यूज करूंगी एंड एंकर टैग का। तो मैं यहाँ पे इवेल लगा लेती हूँ। इवेल के अंदर li और li के अंदर एंकर टैग का यूज कर लेते हैं हम लोग। अंदर मैंने एक एंकर टैग का यूज किया हुआ है और इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं यहाँ पे होम लिख देती हूँ और इसी को मैं क्या करती हूँ, जो li है इसी को कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, एक ही li को कॉपी किया और तीन बार मैंने पेस्ट कर लिया है। और ये सारा जो नाम है वो मैं चेंज कर देती हूँ। क्या किया, यहाँ पे सबके नाम चेंज कर दिए हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस कर दिया हुआ है। अब इसके बाद जो कंटेंट का ये सेक्शन है इसके अंदर हम लोग एक H1 और एक पैराग्राफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक H1 लगा लेती हूँ। यहाँ पे अब जो कंटेंट वाला डिव है उसके अंदर मैंने एक H1 और एक पैराग्राफ का यूज किया है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, कुछ कंटेंट लिख दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि H1 में लिख दिया है वेबसाइट लेआउट और जो पैराग्राफ है उसमें मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया हुआ है। अब इसके बाद ये जो इमेज का सेक्शन है हमारा, ये जो डिव है इमेज नाम से, इसमें एक मैं इमेज का पाथ दे देती हूँ। डिव का क्लास है इमेज नाम से, इसके अंदर मैंने क्या किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज का सोर्स दे दिया है, मतलब कि पाथ दे दिया है। उसके बाद अब हमारा लास्ट रह जाता है डिव क्लास फुटर। तो फुटर में हम लोग सिंपली मैं लिख दूंगी फुटर। ऐसे हम लोग सेव करके और रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का हमारा डिजाइन बन के रेडी हो गया है। बट अब ये क्या हो रहा है कि इसमें कुछ डिजाइन नहीं है, सिंपली HTML में हमने लिखा है वही यहाँ पे सिर्फ शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई CSS का प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है।
अब इसमें हम लोग CSS का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन और पैडिंग 0 क्यों किया है? अब मैंने मार्जिन पैडिंग 0 इसलिए किया है कि पूरे बॉर्डिंग में जो भी वो मार्जिन और पैडिंग ले रहा होगा वो 0 हो जाएगा। मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा दिया है और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने क्लास लगाया हुआ है कंटेनर का, इसके लिए मैं CSS का यूज करूँगी। और ये जो कंटेनर का क्लास है इसमें जो CSS में लिखूंगी इसमें मैं क्या करूंगी कि विड्थ दे देती हूँ। कंटेनर में मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो है विड्थ। तो विड्थ मैंने क्या किया कि 1170 px दिया है और बैकग्राउंड वाइट कर दिया है और मैंने यहाँ पे मार्जिन लगाया है। तो मार्जिन मैंने दिया है 0 ऑटो। 0 ऑटो सेंटर में करने के लिए दिया है मैंने। और इसे हम लोग कंट्रोल S करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का डिजाइन बन के आ रहा है हम लोग का। और हाँ, जो हम लोगों ने इमेज का पाथ दिया हुआ था वो यहाँ पे इमेज हमारा शो नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो वहाँ पे हो सकता है कि पाथ मैंने गलत दे दिया हो। मैं एक बार देख लेती हूँ, यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाथ गलत दिया है, इमेज लिखा हुआ इमेजेस है वहाँ पे। अब इसे मैं कंट्रोल S करती हूँ और रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा इमेज भी शो होने लगा है। अब इसके बाद ये जो लोगो यहाँ पे है, लोगो के लिए हम लोग CSS लिख लेते हैं। हेडर का क्लास बनाया हुआ है HTML के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया कि हेडर के यहाँ पे जो क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने लोगो लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने CSS लिखा हुआ है। तो वो CSS कुछ इस तरीके से है जिसमें मैंने विड्थ दिया है 100% और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोगो है, लोगो के पीछे में जो बैकग्राउंड आ रहा है ब्लैक कलर का, वो कंटेनर का जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का उससे बाहर जा रहा है। अब इससे बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया कि पैडिंग का यूज किया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 15 px का पैडिंग दिया हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहा है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी जो है बॉक्स साइजिंग। यहाँ पे आके जहाँ पे मैंने स्टार के अंदर मार्जिन और पैडिंग का यूज किया है, इसी के अंदर मैं क्या करूँगी कि प्रॉपर्टी भी यूज करूँगी बॉक्स साइजिंग। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग लगा लिया है और उसमें क्या किया मैंने बॉर्डर बॉक्स किया। अब ए वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है कि जो पैडिंग वो एक्स्ट्रा ले रहा है बाहर जा रहा है, वो बाहर नहीं जाएगा। और इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो आ चुका है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं अभी रिफ्रेश करके देखूंगी। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बाहर जा रहा था वो अब कंटेनर के अंदर दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग इस मेनू के लिए CSS लिखेंगे। अब मेनू के अंदर मैंने क्या किया कि मेनू इवल और li लगाया हुआ है और इसमें मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज किया है और डिस्प्ले का किया। और डिस्प्ले में मैंने क्या किया है कि इनलाइन ब्लॉक करवाया है। अब इसके बाद जो एंकर टैग का यूज किया हम लोग, उसके लिए हम लोग CSS लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या कि मेनू के बाद मैंने इवल और इवल के बाद li और फिर a ऐसा यूज किया है। और इसमें हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे सिर्फ इस टेक्स्ट के लिए। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाया है टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कराया है और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं। नन कराने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमारा येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है
और मैंने टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो नन कर दिया है। तो यहाँ पे कोई अब लाइन और डॉट दोनों बन के नहीं आ रहा है। अब इसके बाद थोड़ा पैडिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसमें पैडिंग दे दिया है 20 px का और डिस्प्ले ब्लॉक करा दिया, कलर वाइट कर दिया है और फॉन्ट का साइज मैंने 20 px कर दिया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे वेबसाइट लेआउट लिखा हुआ आ रहा है H1 के अंदर और ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये क्या होगा, फुल विड्थ पे जा रहा है और इमेज इसके नीचे आ रहा है। अब कि जो हमारा डिजाइन है उसमें इमेज क्या है कि यहाँ पे लगा हुआ है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब कि पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कि इसको कितने परसेंट में रहना है। तो टेक्स्ट के लिए क्या करूंगी कि 60% विड्थ दे दूंगी और इमेज के लिए मैं क्या करूंगी कि 40% दे दूंगी। अब यहाँ पे मैं कंटेंट लगाऊंगी और यहाँ पे विड्थ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग विड्थ दे देते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 60% दूंगी। और हाँ, ये जो मैं परसेंट में यहाँ पे विड्थ दे रही हूँ फ्रेंड्स, 100% यहाँ पे जैसे मैंने दिया है, यहाँ पे 60% दे रही हूँ। तो ये मैं आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि परसेंट में ही देना होगा, पिक्सल्स में देंगे फिर भी वो आएगा। परसेंट का यूज इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको इसे रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेफ्ट करवा दिया है और अभी इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये क्या होगी कि 60% में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इमेज को दूंगी 40% और इसे हम लोग देखते हैं रिफ्रेश करके। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज जो है अब राइट की तरफ चला गया। अब इसके बाद हम लोग इस H1 और पैराग्राफ के लिए CSS का यूज करेंगे। तो ये जो कंटेंट है इसे ही हम लोग कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें H1 लगाऊंगी। अब इसका जो भी फॉन्ट साइज कलर वगैरह देना हो इसके अंदर मैं दूंगी और इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो H1 मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिखूंगी P, मतलब कि पैराग्राफ, और इसके अंदर इसका जो भी साइज वगैरह देना होगा वो मैं दूंगी। फिर मैंने क्या किया कि पैडिंग का यूज किया है H1 में 15 px का और बॉटम से मैंने 0 px का यूज किया हुआ है और फॉन्ट का साइज दे दिया है। अब इसे हम लोग देखते हैं रिफ्रेश करके। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके मैंने पैराग्राफ में पैडिंग दिया है 15 px, मतलब कि 15 px, और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने यूज किया हुआ है और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। इमेज आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अपने बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो इसे अंदर करने के लिए हम लोग कुछ CSS की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैंने क्या किया कि जो हमारा क्लास इमेज नाम से है उसके अंदर मैंने एक और लिखा हुआ है IMG। अब ये क्या करेगा IMG कि जो हमारा इमेज है पार्टिकुलर उस पे काम करेगा, ये जो भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूँगी। और वहाँ पे मैंने क्या किया कि उसका विड्थ 100% कर दिया है और मार्जिन मैंने टॉप से दिया है 60 px का और इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के, बट जो हमारा इमेज है बिल्कुल यहाँ पे चिपक के आ रहा है, यहाँ से कोई वो पैडिंग मार्जिन नहीं ले रहा है। यहाँ पे जाके इसका इमेज नाम से जो डिव है उस पे मैं पैडिंग दे देती हूँ 15 px और इसे रिफ्रेश करके अब हम लोग देखते हैं। अब वहाँ से भी, अब यहाँ से भी ये थोड़ा पैडिंग ले रहा है। अब इसका ये फुटर रह गया, तो फुटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बैकग्राउंड दे दूंगी और फॉन्ट का साइज दे दूंगी और इसे सेंटर करवा दूंगी।
मैंने फुटर का जो विड्थ है 100% कर दिया। बैकग्राउंड क्या किया है कि यहाँ पे कलर इसका ब्लैक कर दिया है। 000 का मतलब होता है कि ब्लैक। और इसे हम लोग अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये रिफ्रेश करने के बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मैंने बैकग्राउंड का कलर दिया था ब्लैक, वो क्या है कि ऊपर से पूरे पे ले रहा है। अब इसलिए ले रहा है, जब भी हम लोग फ्रॉड का यूज करते हैं तब इस तरीके का पंगा आता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्लियर का। मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी का यूज किया है और इसका वैल्यू मैंने बोथ कर दिया है और कलर भी मैंने कर दिया है उसका वाइट। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा अब सोल्व हो गया है। अभी अपने जगह पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फुटर लिखा हुआ है बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसका फॉन्ट का साइज दे देते हैं और थोड़ा इसमें पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है कहीं से भी। मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 को किया है और पैडिंग 25 px किया है। और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद हमारा फाइनल डिजाइन कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है। ये जो वेबसाइट लेआउट का डिजाइन करके मैंने आप लोगों को दिखाया है HTML और CSS के यूज से, ये आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।